गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेंद्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेंद्र कुमार आज आप सबको साइंस विद धीरेंद्रा में पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। मैंने इसके पिछले पार्ट्स में जो आपको बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी मेरे द्वारा, और मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से न्यूलैंड्स के ऑक्टेव नियम को लेते हुए, डोबर नियम्स के ट्रायड लॉ को लेते हुए, मैंडलीफ के नियम में सुधार करते हुए हेनरी मॉसले के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया गया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताया था कि हेनरी मॉसले ने अपने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के बेस पर बनाया था, और उसने जो पीरियोडिक लॉ दिया था उसमें उसने स्पष्ट कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी एलिमेंट्स की किसी भी क्वालिटी को हम लोग जानना चाहें तो हम लोग को उसका एटॉमिक नंबर जानना। एटॉमिक नंबर जानने के बाद हम उस एलिमेंट्स के बारे में सारी की सारी जानकारियां आसानी से दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो मॉसले के द्वारा बनाया गया था, जिसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, कहा था कि मैंने इसको कि इसमें कुल मिलाकर के अगर हम लोग हिंदी अरबिक नंबर का इस्तेमाल करें तो टोटल 18 ग्रुप है, और अगर रोमन का इस्तेमाल करें तो इसमें कुल मिलाकर के 16 ग्रुप है। 16 ग्रुप होने का वजह था कि ग्रुप 8, 9 और 10 को, जिसमें फेरस, कोबाल्ट, निकेल, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम आते हैं, तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा रहने के कारण इसका कॉमन नाम दे दिया गया था 8B। साथ ही साथ मैंने इसके बारे में बताया था कि इसके हर एक ग्रुप का एक खास नाम है। जैसा कि मैंने ग्रुप 1 के बारे में कहा था, इसे अल्काली मेटल कहते हैं, हाइड्रोजन को नहीं लेना है। ग्रुप 2 के बारे में कहा था अल्कालिन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप 13 के बारे में कहा था बोरन फैमिली कहते हैं। 14 को हम लोग कहते हैं कार्बन फैमिली, 15 को नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, 16 को या फिर 16 को हम लोग कैल्कोजेंस कहते हैं, मतलब मिनरल फार्मिंग एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप 17 को हम लोग कहते हैं हैलोजेंस, मतलब सॉल्ट मेकर कहते हैं। और ग्रुप 18 को हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट, अनरिएक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं इसमें, जिसमें कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन आते हैं। साथ ही साथ मैंने एक बताया था कि एक ग्रुप में से अगर हम लोग किसी एक एलिमेंट का स्टडी कर लेते हैं तो उसके अगले एलिमेंट्स में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, उसमें कैसे चेंजेस हो रहा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ किसी एक पीरियड में अगर हम लोग किसी एक एलिमेंट की जानकारी ले लेते हैं तो उसके पहले वाले एलिमेंट्स में क्या चेंजेस आएगा या फिर उसके आगे वाले में क्या चेंजेस होगा, इन सब चीज़ को हम लोग आसानी से जान सकते हैं। तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आपको एलिमेंट्स के नेचर को समझने में काफ़ी आसानी होगी, जिसके द्वारा आप आराम से एक एलिमेंट्स के बारे में जान करके उसके आगे वाले एलिमेंट्स के बारे में आराम से प्रॉपर्टी को निकाल सकते हैं कि उसमें कैसे चेंजेस आएगा। तो हम लोग जो स्टडी करेंगे, हम लोग ग्रुप वाइज पढ़ेंगे और पीरियड वाइज पढ़ेंगे। ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे और पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट। और आज की क्लासेस में हम लोग जो है एटॉमिक साइज में क्या चेंजेस आएगा, एटॉमिक रेडियस में क्या चेंजेस आएगा, मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंजेस होगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंजेस होगा किसी ग्रुप में या फिर किसी पीरियड में, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज होता क्या? सिंपल, साइज ऑफ एन एटम इज सेड टू बी एटॉमिक साइज। साइज ऑफ एन एटम, आप तो जानते हैं कि एटम जो है स्फेरिकल होता है। तो अगर वो स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो उसके सेंटर का जो पार्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। मतलब अगर हमको पता चल जाए कि एटॉमिक का साइज, एटम स्फेरिकल है, तो उसका हम लोग जो सेंट्रल पार्ट है उससे लेकर के जो है जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उस डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस कहते हैं। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में, जैसे हाइड्रोजन के केस में, ऑक्सीजन के केस में H2O2 Cl2 Br2
इस तरह के अगर एलिमेंट हो तो वहां पर हम लोग एटॉमिक रेडियस जानने के लिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को आधा कर देते हैं। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसको ऐसे समझा जाए, जिसे मान लीजिए ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो पहले एटम का जो न्यूक्लियस है और दूसरा एटम का जो न्यूक्लियस है, इन दोनों डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को अगर हम लोग आधा कर देंगे तो इसे ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। मतलब एटॉमिक रेडियस को हम लोग 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मतलब न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन। सेंटर के न्यूक्लियस से सबसे बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। या फिर डाई एटॉमिक एलिमेंट के केस में, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन के केस में 2 एटम्स के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको आधा कर देंगे तो हमें एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा। तो हमने सिंपल यहां पर दोनों वर्ड्स को जान लिया, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। साइज ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। और एटॉमिक रेडियस के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल न्यूक्लियस से बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को कहेंगे, या फिर डाई एटॉमिक एलिमेंट के केसेस में उसकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका आधा एटॉमिक रेडियस होता है। तो एटॉमिक रेडियस कैसे एक ग्रुप में वैरी करता है, या फिर एटॉमिक साइज कैसे एक ग्रुप में वैरी करता है, कैसे बदलता है, किसी पीरियड में एटॉमिक साइज कैसे बदलता है, किसी पीरियड में एटॉमिक रेडियस कैसे बदलता है, चलिए हम लोग इसको जानते हैं। तो इसके लिए मैंने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबिडियम, आगे सीजियम, उसके आगे फ्रांसियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन 1, लिथियम का 3 मतलब 21, सोडियम का 11 मतलब 281, पोटासियम का 19 मतलब 2881, रूबिडियम का 37 मतलब 281881। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें तो देखेंगे सब के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी वैलेंसी कितना हो गई, 1 वैलेंसी होगी। मतलब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सभी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और सभी पर 1 पॉजिटिव वैलेंसी एक्वायर होता है। मतलब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा H+, लिथियम 1 डोनेट करेगा Li+, सोडियम 1 डोनेट करेगा Na+, पोटासियम 1 डोनेट करेगा K+, और रूबिडियम 1 डोनेट करेगा Rb+। तो हम लोगों ने समझ लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, इसलिए सब पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग देखते हैं सेल पीरियड। पहले केसेस में सिर्फ और सिर्फ 1 ही ऑर्बिट है, मतलब इसके चारों ओर सिर्फ 1 ही रास्ता है जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लिथियम के केसेस में 2 ऑर्बिट है, 1 2। सोडियम के केसेस में 3 ऑर्बिट है, 1 2 3। पोटासियम के केसेस में 4 ऑर्बिट है, 1 2 3 4। और रूबिडियम के केसेस में 5 ऑर्बिट है, 2 8 18 8 1। इसके बाद में सीजियम, उसके बाद में फ्रांसियम। ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जा रही है, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट। अगर ऑर्बिट की संख्या बढ़ रही है, सेल की संख्या बढ़ रही है, तो आप देखेंगे साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम अगर हम लोग किसी भी ग्रुप में जाए तो एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऑर्बिट्स की संख्या बढ़ रही है, सेल की संख्या बढ़ रही है। सीधा कंसेप्ट, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सेल का नंबर बढ़ रहा है। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो स्वाभाविक एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक ग्रुप में लिथियम का एटॉमिक साइज बड़ा होगा या फिर सीजियम का, तो ऑटोमेटिक जो नीचे उसका साइज बड़ा होगा, जो ऊपर उसका साइज छोटा होगा। एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा बड़ा होगा? जिसका साइज बड़ा उसका रेडियस बड़ा। तो लिथियम का रेडियस छोटा होगा, सीजियम का रेडियस बड़ा होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरे ग्रुप में बोले बेरिलियम का ज्यादा बड़ा साइज होगा या फिर रेडियम का, तो स्वाभाविक है बेरिलियम ऊपर में है, इसमें सेल की संख्या कम है। रेडियम नीचे में है, इसमें सेल की संख्या ज्यादा है, तो बेरिलियम का साइज छोटा होगा, बेरिलियम का रेडियस छोटा होगा, रेडियम का साइज भी बड़ा होगा और रेडियम का
रेडियस भी बड़ा होगा। मतलब आप किसी भी एलिमेंट्स को आराम से ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं, किसकी साइज छोटा है, किसका साइज बड़ा है, और किसका रेडियस छोटा है, किसका रेडियस बड़ा है। ये तो होगी ग्रुप की बात। अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो यहां पर मैंने उदाहरण के लिए पीरियड 2 को लिया है और लेफ्ट से राइट के बीच में जितने भी एलिमेंट है सभी को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। आप इस क्रम में देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन सभी पीरियड 2 के एलिमेंट है। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो लिथियम का 2,1, बेरिलियम का 2,2, बोरन का 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2,5, ऑक्सीजन का 2,6, फ्लोरीन का 2,7 और नियॉन का 2,8 है। मतलब सभी के पास में 2-2 सेल है, लेकिन इसके जो लास्ट सेल है जिसको हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं और जिसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो सेम नहीं है। लिथियम से नियॉन की ओर जाने के क्रम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। लिथियम के केस में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2, बोरन में 3, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और नियॉन में 8। तो हम लोग पा रहे हैं कि अगर पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। मतलब दूसरे वाले सेल में, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ एलिमेंट में प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज और सेंटर में जो प्रोटॉन रहता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पहले केसेस में मात्र 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, तो तीनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। दूसरे केसेस में 4 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तीसरे केसेस में 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह होता है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटम का साइज क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। मतलब लिथियम का साइज बड़ा होगा बेरिलियम से, बेरिलियम बड़ा होगा बोरन से, बोरन बड़ा होगा कार्बन से, कार्बन बड़ा होगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन बड़ा होगा ऑक्सीजन से, इसी तरह से ऑक्सीजन बड़ा होगा फ्लोरीन से। परंतु यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। नियॉन के पास में कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में, और 8 इलेक्ट्रॉन रहने के कारण ये जो है इनर्ट नेचर का होता है। मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके नहीं बनाते हैं। ये न तो इलेक्ट्रॉन लेता है न तो देता है। यही वजह होता है कि इसका एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो जाता है। इस वजह से इसका जो साइज होता है वो इनकी तुलना में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो सीधा कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएं और अंतिम इनर्ट गैस को छोड़ दें तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। एटॉमिक साइज घट रहा है मतलब एटॉमिक गैस भी क्या होगा, लेफ्ट राइट में घटता चला जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बेरिलियम और ऑक्सीजन दोनों में से बड़ा साइज किसका, स्वाभाविक के लेफ्ट में बेरिलियम है तो बेरिलियम को बड़ा होगा। ऑक्सीजन राइट में है तो ऑक्सीजन का साइज बेरिलियम की तुलना में छोटा हो जाएगा। बेरिलियम का साइज बड़ा तो इसका रेडियस भी बड़ा हो जाएगा। ऑक्सीजन का साइज छोटा तो इसका रेडियस भी छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी ग्रुप में, इस पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स का साइज के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट्स का साइज बड़ा होगा, किसका छोटा होगा, किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा। तो ये तो है पीरियोडिक टेबल से पहली फायदा कि अगर हम लोग किसी भी एक एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं तो उसके आगे और पीछे वाले एलिमेंट्स के बारे में आराम से पता लगा सकते हैं कि उसका साइज बड़ा होगा तो क्यों होगा, छोटा होगा तो क्यों होगा, रेडियस में चेंजेस हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हम लोग पीरियड में पता लगा सकते हैं। तो सीधा कंसेप्ट है, किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप से बॉटम जाएं तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस बढ़ता रहता है, और लेफ्ट टू राइट जाएं तो इनर्ट गैस के कंपैरिजन को छोड़ दें तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस घटता चला जाता है। चलिए ये तो हो गई पहली बात। दूसरा हम डिस्कस करते हैं मेटालिक कैरेक्टर। मेटल किसको कहते हैं? आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि मेटल्स जो होते हैं वे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वे हार्ड होते हैं, वे सॉलिड होते हैं, उससे हम लोग वायर बना सकते हैं,
वो मैलिएबल नेचर के होते हैं, मतलब उसको पीटेंगे, थोड़ी सी वार करेंगे तो चपटा हो जाएगा। वो डक्टाइल नहीं होते हैं, मतलब चूर नहीं होते हैं। उस पर अगर किसी हथौड़ी से पीटेंगे तो उसमें एक आवाज निकलेगी, सोनरस साउंड जिसको हम लोग कहते हैं। तो मेटल को पहचानने के लिए हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं कि उससे तार बनता है कि नहीं बनता, वो सॉलिड है कि नहीं है, वो हीट कंडक्ट करता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं। ये मेटल के प्रॉपर्टी है। केमिस्ट्री में मेटल को पहचानने के लिए हम लोग सीधा कंसेप्ट लगाते हैं कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है तो मेटालिक नेचर के होते हैं। सीधा कंसेप्ट, एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्वाभाविक उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो मतलब उसमें मेटालिक कैरेक्टर है। तो हर वो एलिमेंट से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटालिक कैरेक्टर्स के होते हैं। हाँ, यहां पर आपका सवाल हो गया हाइड्रोजन भी डोनेट करता है, तो हाइड्रोजन मेटल क्यों नहीं है? हाइड्रोजन डोनेट करता है, चलिए उसमें मेटालिक कैरेक्टर है, परंतु चूंकि हाइड्रोजन से हम लोग वायर नहीं बना सकते हैं, हाइड्रोजन से हम लोग क्या बोलते हैं, सीट नहीं बना सकते हैं, हाइड्रोजन से हीट कंडक्ट नहीं होता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन मेटल नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव कैरेक्टर है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का भी होता है और उसमें मेटालिक कैरेक्टर होता है, लेकिन वो मेटल नहीं है। इसको छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स की बात करें सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, सबसे वायर बनेगा, सीट बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हीट कंडक्ट करेगा, सोनर साउंड प्रोड्यूस करेगा, जनरली हार्ड होते हैं, तो सभी के सभी मेटल है। तो मेटालिक कैरेक्टर में किसी ग्रुप में कैसे परिवर्तन होता है वो देखते हैं हम लोग। जैसे अगर हम बात करेंगे लिथियम से सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की ओर, तो सभी के बाहर में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब सभी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब सभी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो सभी मेटल्स हैं, सभी को मेटालिक कैरेक्टर है, तो इसमें कौन ज्यादा मेटल कौन कम मेटल? जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना अच्छा मेटल। लिथियम का सेल जो है छोटा होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम रुबिडियम चल जाए, सीजियम चल जाए, फ्रांसियम चल जाए, उसका सेल बहुत बड़ा हो जाता है। जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है उसको न्यूक्लियस का प्रोटॉन उतनी ताकत से अपनी ओर नहीं खींच पाता है, मतलब उसके बीच में जो फोर्स होता है बहुत वीक होता है, इसलिए बाहर का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ती जाती है। मतलब ऊपर वाला एलिमेंट्स कम मेटालिक प्रॉपर्टी वाला होगा और नीचे वाला एलिमेंट ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी वाला होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे बढ़ने के क्रम में सेल की संख्या बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते हैं, परंतु आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस वाले प्रोटॉन से वो घटता जाता है। इसलिए जो है एलिमेंट्स के सेल बढ़ने पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से सेल से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिलीज हो जाते हैं, इसलिए जो जितनी आसानी से रिलीज करेगा वो उतना अच्छा मेटल है। मतलब किसी भी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। फिर से अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे बेरिलियम में और बेरियम में दोनों में से ज्यादा मेटालिक कौन? ऑफ कोर्स बेरियम, क्योंकि बेरियम के पास सेल की संख्या ज्यादा है और बेरियम जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, इसलिए बेरिलियम की तुलना में बेरियम ज्यादा अच्छा मेटल है, उसमें ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर है। ये तो हो गई ग्रुप की बात कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे वैरी करता है। चलिए हम पीरियड की बात करते हैं। अगर हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लिथियम के केस में इसका साइज बड़ा होता है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। साइज घटने के क्रम में अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, इसलिए जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उतनी आसानी से ये नहीं करेगा, उतनी आसानी से ये नहीं करेगा, उतनी आसानी से ये नहीं करेगा। मैंने लिथियम आराम से दे दिया, लिथियम ज्यादा अच्छा मेटल है, बेरिलियम लिथियम की तुलना में कम दिया, इसलिए बेरिलियम तो मेटल है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। बोरन भी दिया लेकिन बोरन उतना अच्छा मेटल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी घटती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी बढ़ता जाएगा। मतलब मेटालिक कैरेक्टर घटता जाएगा और नॉन मेटालिक बढ़ता जाएगा और अंत में आपको इनर्ट गैस मिल जाएगा। जैसे हम लोग लिथियम की बात करें तो एक डोनेट किया +1, ये दिया, दो भले दिया लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा आसानी से नहीं दिया, ये भी मेटल है। यहां पर अगर आप चल जाए नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन लेना शुरू कर दिया, नॉन मेटल है। ऑक्सीजन भी ले रहा है, ये भी नॉन मेटल। फ्लोरीन तो और आसानी से ले रहा है क्योंकि इसके बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक चाहिए, तो ये स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है।
और नियान चूंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसके बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेन देन नहीं करता है, इसलिए वो इनर्ट गैस है। मतलब अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर घटेगा और नॉन मेटालिक शुरुआत हो जाएगा, और अंत में जो इनर्ट गैस से पहले वाले जो नॉन मेटल रहेंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल रहेंगे। तो ये तो चेंजेस हो रहा है आपका किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कैसे बदलता है, और किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैसे घटता जाता है और नॉन मेटालिक कैसे बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटल के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि हर वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल्स है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। नॉन मेटल्स जस्ट उल्टा होता है मेटल्स का। नॉन मेटल्स के बारे में जानते ही हैं कि वो सॉफ्ट नेचर का होता है, वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैसेस भी होता है, उसमें हीट का कंडक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं होगा, वो ब्रिटाइल नेचर को होता है, मतलब हथौड़ी से वार करेंगे तो चूर हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और निगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही निगेटिव आएगा। जैसे फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो F- बनाता है। ऑक्सीजन स्टेबिलिटी के दौरान दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ऑक्सीजन O-2 का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो नाइट्रोजन N-3 का फॉर्मेशन करता है। आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो आयोडीन I- का फॉर्मेशन करता है। जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। किसी ग्रुप में मैंने अभी तुरंत कहा कि ऊपर से नीचे अगर आप जाएंगे टॉप टू बॉटम तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ता जाता है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। तो अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब क्या है, सीधा कॉन्सेप्ट, नॉन मेटालिक घट रहा है। टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में अगर जाएं तो नीचे वाला ज्यादा मेटल होगा, ऊपर वाला कम मेटल होगा। ऊपर वाला कम मेटल हो गया मतलब ऊपर में नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा मेटालिक है मतलब नीचे में नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कम हो गया। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है हमेशा मेटालिक से उल्टा चलता है। मेटालिक बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक घटेगा, मेटालिक घटेगा तो नॉन मेटालिक बढ़ेगा। ये तो होगी ग्रुप की बात। अगर हम लोग पीरियड की बात करेंगे, जैसा कि अभी मैंने तुरंत कहा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी घटता जाता है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ता जाता है। मतलब किसी भी पीरियड में जो दाहिने साइड वाला एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा नॉन मेटालिक होते हैं और लेफ्ट वाले जो होते हैं वो कम नॉन मेटालिक होते हैं। और अगर हम बात करेंगे मेटालिक प्रॉपर्टी में तो किसी भी पीरियड्स में जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा मेटालिक होते हैं और राइट साइड के एलिमेंट्स होते हैं वो कम मेटालिक होते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जान करके, एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी जान करके उसके सक्सेसिव एलिमेंट जो होते हैं उनके इन तीनों प्रॉपर्टी का एटॉमिक साइज कैसे वैरी करेगा, एटॉमिक रेडियस कैसे वैरी करेगा, मेटालिक कैरेक्टर कैसे वैरी करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे वैरी करेगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आई एम श्योर आज की क्लासेस में आप पीरियोडिक टेबल की थोड़ी सी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में आराम से समझ गए। अगले पीरियड्स में, इसके नेक्स्ट पीरियड्स में मैं आपको कुछ और प्रॉपर्टीज जो कि पीरियोडिक टेबल्स में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जैसे आयोनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लासेस मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।